साथियों हम खाटू शाम से निकल कर रात वहाँ रुके हुए थे। आज हम चले वहाँ से आगे आकर एक गोविंदगढ़ नाम का चौक है जहाँ पर हम अभी रुके हुए हैं। शाम हो चुकी है 5 साढ़े पौने 6 यानी 6 बजने वाले हैं लमसम। और हम लोग एक चाय की टपरी पर भी यहाँ चाय ऑर्डर दिए हैं, चाय पियेंगे और चाय पीने के बाद में फिर आगे हम लोग अगला रास्ता तय करेंगे हमें जाना कहाँ। जाना कहीं नहीं दोस्तों, हमारे दोस्त हैं वो आने वाले हैं और अभी वो हमको मिलेंगे, थोड़ा सा उन्हीं का इंतज़ार कर रहे हैं। फिर रात यहाँ बिताने के बाद में सुबह जयपुर के देखेंगे, जयपुर जाना है, जयपुर के लिए निकलेंगे फिर देखेंगे क्या बनता है। और अच्छा था भाई, लोगों का व्यवहार अच्छा था, अच्छे लोग भी थे और वो भैया चाय भी लेकर आ रहे हैं। बकरी वाली खाते ही रहते हैं कुछ ना कुछ, उनका मुँह चलता रहता बकरी की तरह मांग 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 मांग। पता नहीं क्यों यार ब्राह्मण खाते हैं बहुत, ये दरअसल ना खाने खाते बना रखे हैं बेचारे, अपन से खाया नहीं जाता है। जो भी खाते हैं एक ही बार खाते हैं, दबा के खाते हैं। बाकी अभी जो हमारा फ्रेंड है उससे मिलने के बाद में फिर आप लोगों को जानकारी दूंगा कि आगे का क्या प्रोग्राम है। साथियों नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं करण राजभील बोल रहा हूँ। विश्व साइकिल यात्रा का हमारा जो चरण है इसमें राजस्थान के हम जयपुर के बॉर्डर पर खड़े हैं और एक बहुत खूबसूरत कस्बा है, ये कस्बा गोविंदगढ़ है। यहाँ पर जब हम पहुँचे तो मेरे फेसबुक फ्रेंड हैं अंकित मीना जी, हमने उनको फ़ोन किया। मैं कहा सर हम इस रास्ते से गुजर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो सर ने तुरंत रिस्पॉन्स किया और बोला कि हाँ बिल्कुल आपसे मिलेंगे। तो क्योंकि हम राजस्थान के सेंटर में पहुंच चुके हैं और राजस्थान के कल्चर के बारे में हमें बहुत कुछ जानना है, तो ज़्यादा ना बात करते हुए हम सिर्फ मीना साहब से ही पूछेंगे कि राजस्थान की खूबसूरती, ऐतिहासिक और धार्मिक के क्या कुछ है बताएंगे। बाकी आगे पूछते हैं। सबसे पहले अंकित भाई आपको मेरी तरफ से जोहार, नमस्कार, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, अच्छा बताइए यहाँ पे क्या कुछ है, मतलब राजस्थान में मेरे को देखने के लिए क्या कुछ मिलेगा या हमारे दर्शक क्या कुछ देखेंगे आपके राजस्थान में? कि क्या आप राजस्थान के से जिस रास्ते से गुजरोगे, जिस क्षेत्र से गुजरोगे, वहाँ की अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग रीति रिवाज है, वहाँ की अनेक वीरताओं की कहानियाँ हैं जो घटित हुई इतिहास में, जो सच्चाई है बिल्कुल भी। और राजस्थान को वीरों की भूमि कहा जाता है। इसके कण कण में से जो वीर हैं निकले पड़े हुए। आप जहाँ से भी गुजरोगे जिस क्षेत्र में, वहाँ आपको मिलेंगे राणा प्रताप मिलेंगे, राणा कुंजा भील मिलेंगे, ऐसे मान के चलो आप। ठीक है, चल वो आप बाद में आप बताइए। सबसे पहले आप मीना हैं तो मीना समाज का इतिहास के बारे में आप क्या जानते हैं? मीणा समाज, हाँ, मीणा समाज राजस्थान का सबसे बड़ा समुदाय, आदिवासी समुदाय और बहुत ही संपन्न शिक्षित समुदाय है। जो आदिवासी है ना उनमें सबसे शिक्षित समुदाय की गिनती में आते हैं जी। और जो राजस्थान से कालांतर में शुरुआत में तो राजस्थान पे लगभग 60% राजस्थान के हिस्से पर मीणाओं का शासन था और जिनका केंद्र था वो जयपुर था। जयपुर से आप निकल जाओ आर पार दौसा, रणथंभौर, सवाई माधोपुर से इधर बूंदी तक मीणाओं का शासन था। इधर माउंट आबू, सिरोही, इधर भी मीणाओं का शासन था। और जो कछुआ आए तो कछुआओं ने धोखे से वार किया और जब से मीणाओं का पतन होता चला गया। मीणा आपस में थोड़ी इतनी नहीं थी एकता, जिसकी वजह से मीणा युद्ध में हार गए धोखे से। लब्बू लहाब कहने का मतलब यह है कि जब कोई षड्यंत्रकारी षड्यंत्र करता है तो हर कोई हार जाता है। बिल्कुल, युद्ध सामने से लड़ना और षड्यंत्र करना वो तो अलग मैटर है जी। समझ में युद्ध तो जीते थे मीणाओं ने। जमुआ रामगढ़ का युद्ध था वो जीता, दोनों युद्ध जीत गए थे। लेकिन फिर थोड़ी कमजोरी खुद की थी और उन्होंने धोखे से छल से किया जो भी किया। जो छल होता है उसको कमजोरी नहीं कहते, वो छल होता है। हाँ ठीक है। और जो जमुआई माता मानी जाती है परंपराओं के अनुसार, भाई जमुआई माता ने मीणाओं के साथ धोखा किया और राजपूतों का साथ दिया। हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा। चलिए, और जब से कछुआओं का शासन हो गया जयपुर पर, जो केंद्र था मीणाओं का, जब से मीणाओं का पतन शुरू हो गया, धीरे धीरे मीणा केवल सामंत बनकर रह गए।
चलिए, लेकिन फिर भी अभी आज़ादी के बाद जब संविधान लागू हुआ और जब लोगों को सुख सुविधाएं देने की बात है, तो भी मीणा समाज पढ़ लिख के बहुत तेजी से आगे आया। ये अपने आप को प्रूव किया कि हम पहले भी रॉयल थे, आज भी रहेंगे। जी, ये तो देखो अपने खून में होती है। जो आदिवासी होते हैं ना, रॉयल्टी उनके खून में होती है। जी। तो शुरुआत मीणाओं को जो जो समाज की मुख्य धारा से उससे कट गए थे लोग। जो मुख्य वो सुविधाएं थी वो भी नहीं थी मीणाओं के पास, लेकिन धीरे धीरे कालांतर से मीणाओं ने सीखा इतिहास से और धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में आ गया, रुचि ली। और आज लगभग आपको मीणाओं में लगभग 90% शिक्षित समुदाय है मीणापुरा। जी, सबसे मजबूत पढ़ी लिखी जनजाति मानी जाती है। मजबूत होने का यही रहा ना भाई, शिक्षित शिक्षा है तो आप मजबूत हो। उन्होंने जो मौका मिला उसको छोड़ा नहीं, बिल्कुल मौके को गवाया नहीं। जबकि यही सुविधा सभी पर है। अगर शेड्यूल ट्राइब की बात की जाए तो 900 कुछ जातियां हैं, लेकिन इसमें एक मीना जाति ऐसी है जो इस मौके को बहुत ढंग से अचीव पकड़ा और अचीव किया अपने आप को प्रमोट किया। बिल्कुल जी, मीणाओं ने जो भी मौका मिला इसको बहुत अच्छे से इसको यूज किया और अपने आप को साबित किया कि हम अच्छे हैं, बेहतर है। जी। तो एक आदिवासी परंपरा में प्रकृति को बचाने रखने का क्या उपाय आप संदेश देंगे लोगों को, कैसे प्रकृति को बचाया जा सकता है? देखो, लोगों को आदिवासियों से सीखना चाहिए। बहुत कुछ सीख सकते हैं लोग आदिवासियों से, कि जिस प्रकार तो प्रकृति के साथ सामंजस्यकरण करते हैं, प्रकृति से अपनी आवश्यकताएं पूर्ति करते हैं और नई प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, और प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं और उनका लालन पालन भी करते हैं। प्रकृति उनका करती है, प्रकृति उनका, वो एक दूसरे के पूरक है। तो सभी लोगों को आदिवासियों से सीखना चाहिए कैसे प्रकृति का संरक्षण करें, कैसे प्रकृति का इस्तेमाल करें। जो आज वन कटाई जारी है और आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, तो इस पर रोकथाम लगनी चाहिए। और आप सभी समुदायों के लोगों से निवेदन है कि जो आदिवासी समुदाय जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है, ये केवल उसके अकेले की लड़ाई नहीं है, ये पूरे भारतवर्ष की लड़ाई, पूरे विश्व की लड़ाई है। नहीं तो क्लाइमेट चेंज होगी, जब इसका परिणाम है वो बड़े बड़े महानगरों को भुगतना पड़ेगा सबसे ज़्यादा। तो साथियों देखो कितना खूबसूरती बताया इन्होंने, कहा कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे वो मैटर नहीं करता, लेकिन ये मैटर जरूर करता है कि अगर वन संपदा या प्राकृतिक नहीं बचाव करोगे, उसका देख रेख नहीं करोगे, तो नेचर ही आपको बर्बाद करेगा, जिसको आप पहले स्टार्ट कर रहे हो। तो अगर सुरक्षित रहना चाहते हो, दुनिया के किसी कोने में भी आप रहो, तो प्राकृतिक को मानना पड़ेगा, प्राकृतिक नियमों को फॉलो करना पड़ेगा। और जंगल जमीन जो जंगल है, पेड़ है, नदी नाले, इसको साफ रखना पड़ेगा, इनको बना के रखना पड़ेगा। यही एक जीने का कला है और ये आदिवासी परंपरा से खूब निभाता है और चाहिए सबको निभानी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन की, अच्छे पानी की और अच्छे वातावरण की सबको ज़रूरत है। और चूँकि आदिवासी परंपरा में सदियों से इसको बचा के रखा है। तो मीना साहब, दो टूक में बात खत्म करूँगा। सरकार इस वक्त आप लोगों को देख रेख कर रही है कि अनदेखा कर रही है? जी, सरकार अनदेखा कर रही है, आदिवासियों को विशेषकर अनदेखा कर रही है। आदिवासियों की कहीं भी सुनी नहीं हो रही है, कहीं भी कोई बात सुनना ही नहीं दे रही सरकार को। अब आदिवासियों को एकजुट होना पड़ेगा इसके लिए, और अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा राजनीतिक रूप से और सभी तरीके से, जब जाकर सरकार सुनाई देगी। जी ठीक है साथियों, तो ये थे हमारे अंकित मीना जी, जो कि अभी यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं। और मैं विश करता हूँ कि इनको पढ़ाई पूरी है, उनको नौकरी मिले और इनके अंदर हुनर भी है। और इसी को बात ख़त्म करते हुए आगे मैं फिर किसी और एक इतिहासकार या एक राजपूताना इतिहास या राजस्थान का इतिहास ऐसा कोई मिल जाए जानकार, हम उसके साथ मिलकर बात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जोहार, नमस्कार, जय हिंद। जय जोहार।